1932 का समर्थन करती हूँ, बस वो हिम्मत मैं दोबारा जुटा नहीं पाई, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वहाँ से आना और एक माँ की गोद से बच्चा छीन कर वापस लाना, कि कृपया महोदया को बताएं कि एक जिले में कितने कॉलेज होने चाहिए। बच्चे को सिर्फ माँ की दूध की जरूरत थी और रात में माँ की जरूरत थी कि ये चुनाव ममता नहीं जनता लड़ रही है। हमारी पार्टी में भी कुछ लोग 1932 के समर्थक हैं, कुछ नहीं है। झंडा ढोने वालों के लिए सरकार में ना 2019 में आए थे। 2 दिन का समय बचा है, प्रचार प्रसार निकल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ। और इस क्षेत्र में घूमने के बाद, जनसंपर्क के बाद मैं आश्वस्त हूँ कि ये चुनाव ममता नहीं जनता लड़ रही है और पूरी जनता ममतामयी है और उनका जो रिस्पॉन्स है उससे हम काफी आश्वस्त हैं। तो मान लीजिए ये जनता लड़ रहा है तो देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन के मंच में उनके बेटे को लेकर जाया जाता है। जो प्रचार गाड़ी है वहां पर भी ममता जी का जेल का फोटो, बच्चे का फोटो का प्रयोग किया जा रहा है। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं जिस भी क्षेत्र में गई, वहाँ की माताओं, वहाँ की बहनों की आंखों में आंसू था। वो मुझसे बस एक ही चीज पूछ रही थी कि ममता आई वापस, बच्चा कैसा है। लोग सिर्फ इस बच्चे को देखना चाहते हैं, उनके इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं। और जहां तक रही बात मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करने की, तो आपको याद होगा विधानसभा में जब ये बच्चा छोटा था, 1 माह का था, तो मैं ही इसे ले गई थी इसकी माँ से मिलाने। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। आज जब वो हमारे घर के पास आए तो बस हम इन्हें बस उनसे मिलाने ले गए थे। अच्छा, अभी हजारीबाग जेल में ममता देवी बंद है, तो कभी-कभी बच्चा को मिलाने के लिए आप ही ले जाते हैं क्या? बच्चे को मैं मिलाने के लिए ले जाने की हिम्मत बस एक बार कर पाई हूँ, 1 माह पूर्व, जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। बस वो हिम्मत मैं दोबारा जुटा नहीं पाई, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वहाँ से आना और एक माँ की गोद से बच्चा छीन कर वापस लाना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई इस बच्चे को दोबारा इसकी माँ के पास ले जाने की। बगल में एक बच्ची बैठी हुई है, कौन है? ये आदरणीय दीदी की बड़ी बेटी है। अच्छा, माँ को मिस करती है क्या? माँ को ये याद करती हैं और बस पूछती हैं कि कब आएंगी हो। बस मैं ये बताती हूँ कि बहुत छोटा सा बच्चा बिना माँ का है, तो समझ घर सकते हो में कि लोग अभी एक माँ है। नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो विरोधी कह रहे हैं कि बच्चे की राजनीति कर रहे हैं हम, और घर में कोई औरत नहीं है क्या, तो संवेदनाहीन बातें हम नहीं कर सकते सर। हम संस्कारी लोग हैं और अहंकार की भाषा नहीं जानते। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि घर में इसकी दादी है, मैं इसकी चाची हूँ, इसकी दीदी है, जो छोटी सी बच्ची आपको दिख रही है। लेकिन एक माँ की कमी, इस छोटे से बच्चे को सिर्फ माँ की दूध की जरूरत थी और रात में माँ की जरूरत थी। जो ये कमी हम इसकी पूरी करने की कोशिश कर पा रहे हैं, लेकिन ये असंभव बात है। ये इस क्षेत्र की जनता जानती है। आप लोग को फंसाया गया क्या? 2016 का जो मामला है, मतलब ये जनता का बीच है कि यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ बच्चा का लड़ाई हो रहा है, मंत्री के द्वारा फंसाने का बात हो रहा है। ये बात सिर्फ जनता और प्रशासन के बीच की है कि जिस वक्त का ये मामला था, अगर भुक्तभोगी ग्रामीण थे, जिन पे गोली चली वो ग्रामीण थे, और जो उसके लिए आंदोलन करने गए थे आरोपी, जिनको बनाया गया वो भी ग्रामीण थे, तो प्रशासन इतना बाइज्जत बरी कैसे हो गया? कहीं ना कहीं इसमें खोट है और जनता ये समझ रही है। आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो 2019 चुनाव जीतने के बाद कभी क्षेत्र का भ्रमण किए थे आप चुनाव में जो कर रहे हैं? 2019 में मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी 2022 में हुई है और मेरी शादी को मात्र 8 महीने हुए हैं। इस 8 महीने में मैं जितना अपनी दीदी को समझ पाई हूँ और जो भी सीखा है, मैंने अपनी आदरणीय ममता दीदी से सीखा है। बच्चे के नामकरण तो अभी तक हमने नहीं किया है। घर का नाम इसका मिसू है, हम इसे मिसू बुलाते हैं। कितना माह का हुआ है ये 5 माह का है। तो क्षेत्र में जा रहे क्या समस्या देख रहे हैं आप कितना दिन से घूम रहे हैं क्षेत्र में? नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद से मैं जनसंपर्क कर रही हूँ, डोर टू डोर लोगों से जाकर मिल रही हूँ। लोगों की, मैं जहाँ तक इस विधानसभा को समझ पाई हूँ, आज भी यहाँ पे बुनियादी चीजों की जरूरत है। आज भी यहाँ पे शिक्षा, रोड, मकान, पानी, बिजली, यही मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी कमी है।
15 साल में क्या विकास हुआ ये मेरे समझ से परे है। हाँ, वो लेकिन तो 3 बोल रहे हैं बसों कि हम का लोग तो विकास किए हैं और ये लोग 3 साल विकास को अवरुद्ध कर दिया आप लोगों ने। देखिए, विरोधी का काम है कहना, विरोध करना। मैं चाहती कि वो जो आज ये कुछ कर रहे हैं, ये 3 साल में भी करते और जब वो 15 साल विधायक के साथ-साथ मंत्री भी रहे, अगर उन्होंने थोड़ी-सी भी जनसेवा की होती, तो आज ये क्षेत्र आगे होता। कहाँ देख रहे हैं क्षेत्र को, रामगढ़ विधानसभा को आप? पूरे झारखंड 81 विधानसभा में? रामगढ़ विधानसभा 2019 में जिस प्रकार उन्होंने इतिहास लिखा था, 2023 में हमें फिर से एक बार सेवा का मौका दे रही है और रामगढ़ विधानसभा को मैं कृषि प्रधान भी मानती हूँ, शिक्षा के भी इसमें काफ़ी अवसर हैं और पर्यटन के मामले में भी इसमें काफ़ी संभावनाएँ हैं, जिसे हम आदरणीय ममता दीदी के अनुसार हमारे बड़े भैया इस क्षेत्र का विकास करेंगे। क्षेत्र में जब आप जा रहे हैं तो जनता कुछ दुःख अपना सुना रहे हैं? कुछ सुना है आपको अभी तक? ऐसा कुछ जनता प्रमुख बात बताइए। जनता ने सबसे पहले कंसर्न अपना आदरणीय ममता दीदी के प्रति दिखाया है, उनके बच्चे के प्रति दिखाया है और कहा है कि ये हम जो माँगेंगे लेकिन हम माँगेंगे 27 के बाद। और वो अगर कुछ समस्या बता भी रहे हैं, तो वो सिर्फ़ बेसिक समस्याएँ हैं जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जो 90% हो चुका है, जो 10% बचा है, मैंने उनसे वादा किया है कि इस चुनाव के बाद वो भी उनका जो 10% बचा है, वो भी हो जाएगा। मैडम, यहाँ के लोगों का कहना है कि ब्लॉक स्तर में हम लोग जाते हैं तो बिना पैसा का काम नहीं होता, दौड़ाया जाता है। मैं आपको बहुत दूर नहीं, मैं अपने अगोला प्रखंड की बात करती हूँ। जब मेरी नई-नई शादी हुई तो मुझे लोग बताए कि यहाँ पे पार्क है। हुँ। तो मैंने कहा पार्क? जब मैंने देखा कि गोला ब्लॉक जो है, वो एक पार्क जैसा है, पार्क से भी बहुत अच्छा, तो मुझे ये यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी भी बहुत जगह मैं घूमी हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा ब्लॉक नहीं देखा था अपने झारखंड में कि जहाँ पे ऐसी सुविधाएँ होती हैं। तो माननीय ममता दीदी का ये एक सोच थी कि जो ब्लॉक में लोग घंटों इंतज़ार करते हैं अपने बच्चों को लेकर के कि कोई एक फॉर्म भर दे या क्या प्रक्रिया है पूछने में, समझने में, तो वो उन्होंने उसके लिए वो वेटिंग पीरियड जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट ना हो, वो बहुत टफ़ ना हो, इसके लिए आदरणीय ममता दीदी ने ये प्रयास किया। तो ठीक है मैडम, जहाँ तक रही बात कर्मचारियों की, अधिकारियों की, मैं समझती हूँ कि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत सालों से चली आ रही है, लेकिन अगर एक विधायक सशक्त होगा, एक नेता सशक्त होगा, तो फिर अधिकारी को भी उनकी भाषा समझनी पड़ेगी। पैसा तो माँगा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। मैंने कहा कि आपका विधायक, आपका नेता सशक्त होगा, तो ये चीज़ नहीं क्या होगा। नहीं सशक्त नहीं था क्या? सशक्त थे सर, हमने 15 साल के गुंडाराज को ऐसे ही खत्म नहीं किया। गुंडाराज? जी, क्या रामगढ़ में गुंडाराज था? जी बिल्कुल किस गुंडाराज तरह था। से गुंडाराज होता है? बताइए तो, थोड़ा डिफिनेशन कीजिए तो। डेफिनेशन गुंडाराज का मैं यही समझती हूँ कि जहाँ पे अगर जनता बात ना कर पाए, हुँ। अगर एक नेता से अगर वो उसकी तारीफ कर पा रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद, तो वो ये भी कहने का हक रखता है कि सरकार सही भैया आपने ये काम नहीं किया। सर आप वोट मांगने आए थे, अगर ये अधिकार जनता को नहीं मिल रहा है, अगर 2016 का गोलीकांड पे अगर प्रशासन ने केस किया, तो ये 100% गुंडाराज था, ये प्रशासन का गलत इस्तेमाल था। गोलीकांड वाले मामले में पीड़ित परिवार से आप मिले इस जनसंपर्क के दौरान? बिल्कुल मैं जनसंपर्क के दौरान मिली हूँ उनसे। 2 परिवार एक परिवार से मैं मिली हूँ। दूसरा से क्यों नहीं मिल पाए? दूसरा से मैं नहीं मिल पाई क्योंकि उससे भैया आदरणीय सारे लोग मिल ही रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र में जहाँ जा रही हूँ, जहाँ पे लोग मुझे मिल दोनों रहे क्या हैं, अलग-अलग क्षेत्र है क्या? दोनों जैसे गाँव अलग है, टोला अलग है। उनकी स्थिति सुन रहे हैं कि अच्छा नहीं है। स्थिति अच्छा का मैं क्या डेफिनेशन दूँ, जिसकी जो कमी हो जाती है, कमी को कोई भर नहीं सकता। रही बात मूलभूत सुविधाएँ की, मूलभूत लाभ की, तो लाभ हम कैसे दे सकते हैं? हम योजनाओं के तहत दे सकते हैं। हमारे पास कोई धन बल तो है नहीं। कॉलेज यहाँ एक ही है और यूजी, पीजी का पढ़ाई भी नहीं हो रहा है। लोगों को नहीं, रांची जब जाना पड़ जब रहा जब है। जब लोग शिक्षा की बात करते हैं और कहते हैं कि एक जिले में कितने कॉलेज होने चाहिए, तो मीडिया बंधु, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ कि कृपया महोदया को बताएँ कि एक जिले में कितने कॉलेज होने चाहिए? अगर उन्हें यही नहीं पता, तो वो किस बात की प्रत्याशी हैं और वो क्यों यहाँ पे लोगों के बीच आई हैं, वो मुझे नहीं समझ कौन आता। बात ये बोला था? आप ही लोगों से सवाल पूछा गया था, इसका जवाब तो आप ही लोगों को देना चाहिए। हमारी आदरणीय ममता दीदी ने अपने नाम पे कॉलेज खोलने के बजाय
सरकारी डिग्री कॉलेज को यहाँ लाने का प्रस्ताव पारित लेकिन किया ऊपर है। के लेवल का पढ़ाई के लिए तो रांची जाना पड़ रहा है ना, जी, वो 25-30 इसके किलोमीटर। लिए भी मैंने पहले ही बताया कि हम लोग किसान के लिए भी समर्पित हैं, हम लोग युवाओं की बेरोजगारी के लिए भी कैसे दूर की जाए इसके लिए भी समर्पित हैं, हम पर्यटन के विकास के लिए भी समर्पित हैं और हम एक अच्छी शिक्षा जो जन-जन तक पहुँच सके। आज लोग कहते हैं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बार जाके वहाँ की फीस पता कर पाएँ और रामगढ़ की 70% आबादी से ये पूछ पाएँ कि क्या वो फीस वो अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी का बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारा इंडस्ट्री एरिया है, फैक्ट्रियाँ हैं, कोयला प्रोजेक्ट है। कि ममता देवी ने या बजरंग महतो ने कितने लोगों को वहाँ रोजगार दिलाया? जो स्थानीय हैं, जो उनके आगे पीछे चलते हैं या उनका झंडा ढोते हैं। आपको ये देखिए, हम झंडा ढोने वालों के लिए सरकार में ना 2019 में आए थे, हम सभी के विकास के लिए आए थे और झंडा ढोने वालों की वजह से ही कोई नेता बनता है, इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए मैंने नहीं, हमने सभी के लिए काम किया। उनको भी तो उम्मीद है ना कि हमारा ममता देवी विधायक बनी थी, हम लोग को रोजगार मिलेगा, जो हमारे यहाँ रामगढ़ में 2016 का जो आईपीएल जो गोलीकांड था, मीडिया बंधुओं को बहुत अच्छे से पता है कि उस आंदोलन का मुद्दा क्या था। जो लोग अगर नेता कुछ लेके देके साठ-गांठ करके अगर लोग कुछ लोगों को एक जगह पे डाल के अपने काम से हट जाए, पीछे हट जाए, तो ये नीति को हम लोग फॉलो नहीं करते। हम अगर कोई नीति बने तो वो रामगढ़ की जितनी सरकारी कंपनी है उसके लिए बने, जितनी प्राइवेट कंपनी है उसके लिए बने, ताकि क्लियरिटी हो। हम डार्क में रह के ना काम करते हैं, ना काम करने की चाहत रखते हैं। गुरुजी का गाँव है नेमरा, सुने हैं ना? जी, बिल्कुल। वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। खास करके उप स्वास्थ्य केंद्र में वहाँ इलाज कोई बीमार पड़ता है तो 25-30 किलोमीटर उन लोगों को गोला आना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, अगर उप स्वास्थ्य केंद्र खुलता है तो झाड़ू मार के तालाबंदी करके चले जाते हैं। सोचिए एक झारखंड के सूबे में जिसकी सरकार है, उनसे लोग हेमंत सोरेन और गुरुजी का वो गाँव है और ये हाल है। अगर मीडिया बंधु आपने अगर कुछ ऐसा देखा होगा तो मैं आपकी बात को मानती हूँ। आपने देखे थे? नहीं, मैं नेमरा के उप स्वास्थ्य केंद्र की बात आप नहीं। कभी गए हैं नेमरा गाँव? नहीं, नेमरा मैं नहीं जा पाई हूँ। सुना है कभी उस गाँव की बिल्कुल मैंने स्थिति क्या सुना है, एक कभी शादी का कार्यक्रम था उनकी बहन का, आदरणीय मुख्यमंत्री का, बट मैं जा नहीं पाई थी। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि 3 साल का जो वक्त हमें मिला, कोविड काल के बाद अगर मैं उसको कोविड का टाइम हटा दूं तो 1 साल का वक्त हमें मिला और हमने अपनी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, सुविधाएं हैं, उसको ही बेहतर करने का प्रयास किया। रामगढ़ का सदर अस्पताल, जहाँ पे आदरणीय ममता दीदी ने ही अपना प्रसव कराया था, ताकि वो गांव की जनता को यकीन दिला पाए कि सरकारी व्यवस्था भी बेहतर हो सकती है और बेहतर हो सकती है। लो बेटा, बेहतर हो सकती है और मैं बस यही कहना चाहती हूँ। आप जो सदर अस्पताल के बारे में बात करें, वहाँ मरीजों का सही इलाज नहीं होता है, डॉक्टर समय पे आते नहीं है, दवा भी बाहर से खरीदना पड़ता है। 100 बेड का अभी नया अस्पताल वहां पे बना है। अगर ऐसी कोई भी कंप्लेन है, ऐसी कोई भी बात है, अगर वो आपको पता है जो मुझे नहीं या जो हम तक नहीं पहुंच पाया है, तो वो कंप्लेन हमें मिले, हम उस पर कार्य करेंगे, इमीडिएट करेंगे, उसके लिए किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मैं आश्वस्त करती हूँ। अगर ऐसी कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिनका वो काम है, जिनका वो सहयोग जो उनको करना चाहिए, अगर वो उससे इतर किसी भी प्रकार का वो कार्य कर रहे हैं तो ये दोषी है और दोषियों को सजा मिलेगी। पूरा आपके अभी चुनाव के दौरान एक नियोजन नीति बेरोजगारों के लिए बनना चाहिए था, जो बन नहीं पाया अभी तक। 1932 का भी मामला है, क्या इस पर है? 1932 का जो मामला है और जो नियोजन नीति का मामला है, अभी तो जो नियोजन नीति का मामला है ये पूरे प्रदेश का है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और हमारी जो आदरणीय पूर्व विधायक ममता दीदी हैं, वो भी इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी 1932 के लिए। 1932 की बात करने वाले भी हम थे और उसके लिए निरंतर प्रयास करने वाले भी हम ही लोग हैं। और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हमारी सरकार भी प्रयासरत है, हम भी प्रयासरत हैं और बेरोजगारी नियोजन नीति जब तक ना लागू हो तब तक इमीडिएट क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस पे भी हम कार्य कर रहे हैं।
आपके विधानसभा में हजारों लोग वोट नहीं दे पाएंगे, आप अखबार में आप पढ़े होंगे, वो लोग बाहर काम कर रहे हैं, ये स्थिति है यहाँ पर। सर ये जो पलायन है, अपने गांव घर से, अपनी माताओं बहनों से दूर रहना, सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, और कुछ हो जाने के बाद भी उनको 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा क्योंकि वो इतनी दूर जाते हैं। इसके लिए भी हमारी दीदी चिंतित थी और इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट हो, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के पास अपनी योजना है। चुनाव के बाद आपसे मुलाकात होगी, आपके जब काम का हमारे ब्यौरा लेंगे तो निश्चिंत रहिए आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जो भी बातें आपसे हुई है, मान लीजिए आप लोग चुनाव जीत कर 2 तारीख को आते हैं, तो क्या इस इम्प्लीमेंट होगा सारे बातों में? बिल्कुल इम्प्लीमेंट फिर होगा। यही वाला भाषा 24 का भी चुनाव सामने ही है। सर ये 15 महीने का मात्र वक्त मिला है और योजना, क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं, जी आपकी सरकार है, इसलिए पूछ रहा हूँ। हमारी सरकार है और हमें जनता फिर से एक बार चुन रही है, ये मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं दिन भर जो भ्रमण कर रही हूँ और मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है, मैं आश्वस्त हूँ। अगर जनता फिर से हमें मौका देती है तो हम दुगनी गति से काम कर पाएंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमारी सरकार है। क्यों देंगे बजरंग महतो को वोट? बड़े भैया को वोट इसलिए दे क्योंकि ममता दीदी के जो कार्य है, जो हमें 5 साल का मौका मिला था, वो हमें 5 साल नहीं मिल पाया। और जो ये धन बल, जो ये षड्यंत्र, ये जो प्रशासन सत्ता का जो खेल है, जनता इसका जवाब देगी। और जो न्यायालय में हमें न्याय, सत्ता में तो आप लोग थे ना? जिस वक्त का ये मामला है सर, उस वक्त हम सत्ता में नहीं थे। अच्छा। और अगर हमारी महोदया अपना क्षेत्र छोड़कर अगर सिर्फ इसके पीछे लग जाती कि कैसे धन कमाना है और कैसे सत्ता का खेल खेलना है, तो शायद वो आज बाहर होती और ये नौबत नहीं आती। लेकिन वो एक सेवा करने के भाव से थी और सिर्फ सेवा करना ही उनका लक्ष्य था। यही एकमात्र कारण है कि हम धन तंत्र और बल तंत्र को हम नहीं समझ पाए। आपकी ये जो बुलंद आवाज है, क्या 27 चुनाव के बाद 2 तारीख रिजल्ट के बाद भी ये आवाज गूंजेगा? ये मैं इस विधानसभा की बहू हूँ और ये एक रामगढ़ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ की बहू को बेटी से ज्यादा प्यार मिला, मान मिला, सम्मान मिला और मैं इसकी ऋणी हूँ। आदरणीय ममता दीदी इसकी ऋणी है और मुझसे जो बन पड़ेगा, जो सहयोग होगा, इस क्षेत्र से मेरा जो जुड़ाव है वो हमेशा बना रहेगा 27 के बाद भी। लास्ट समय है चुनाव का, कुछ ही घंटे बचे हैं, अब क्या अपील है यहाँ के जनता वासियों? मैं इस क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आपने जो 2019 में जिस धनबल को हराया था, जिस गुंडा राज को खत्म किया था, आज फिर से वही मौका मिला है। वही पुनः अपील मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि जिस प्रकार आपने अपनी एक सेविका को जिला पार्षद से विधायक चुना था और उनको अपनी सेवा का मौका दिया था, आज वो जेल में है, आज वो बाहर नहीं है, आज उनके पति उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं। आप फिर से अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दें। 1932 पे क्या स्टैंड है आपका? आवाज उठाइएगा आप लोग। सर 1932 सरकार जैसा चाहेगा आप लोग वैसा कीजिएगा, या आपके पार्टी जो चाहेगा वो कीजिएगा, क्योंकि आप लोग खतियानदारी है ना आप लोग। सर लोकतंत्र पे सभी को अपनी बात कहने का हक है। अगर एक पार्टी में अगर कितने भी लोग हैं, अगर सभी का कुछ स्टैंड है तो पार्टी परिवार होती है, आपस में बात करने का सभी को हक है। हमारी पार्टी में भी कुछ लोग 1932 के समर्थक हैं, कुछ नहीं है। तो जो नियोजन नीति सभी के सहमति से बनेगी और जो झारखंड के लिए होगा, जो झारखंडियों के लिए होगा, वो उनको मिलेगा। जो जिनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। 1932 लागू होना चाहिए। सर मैं इसके लिए आप पता नहीं, मैं इस प्रदेश की राजनीति की बात कर सकती हूँ, यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हमारी आदरणीय ममता दीदी ने इसका समर्थन किया था। आप समर्थन में है कि नहीं? मैं बस यही कहती हूँ कि जो जिनका हक है उन्हें मिलना चाहिए। मैं प्रदेश की राजनीति की बात करने के लिए अभी बहुत छोटी हूँ। क्या 1932 राजनीति है? मैंने पहले ही कहा कि कोई भी ऐसा स्टैंड, मैं सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी। तो आपकी विधानसभा में तो भी खतियानदारी है ना, 1932 वाले भी तो हैं। मैं 1932 का समर्थन करती हूँ और मैं साथ में ये भी कहती हूँ कि जो जिनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए।